रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो आपने क्या किया कि जब आपने दूसरा लेंस, इसको आपको एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से 9 चैप्टर पढ़ना है आपको, और मॉडर्न फिजिक्स, दो चीजें। सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट पूरा ही पढ़ सकते हो आप, बोर्ड के लिए भी काम में आ सकता है, अंडरलाइन कर सकते हो, कुछ मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सेकंड पार्ट एनसीईआरटी का पढ़ना चाहिए। मैं भी एक बार सारा ही कवर कर लिया मैंने, ऐसा नहीं कुछ छूटा है, बट एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ एनसीईआरटी जो है 12th का, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, ठीक है। ये आपको उससे पढ़ना भी चाहिए, सॉल्व एग्जाम्पल भी देखने चाहिए, ठीक है। तो उसमें दे रखा है कैसीग्रेन टेलीस्कोप क्या होता है, कि अब जो आप लेंसेज यूज करते थे, ठीक है ना। टेलीस्कोप में आपने देखा था एक बड़ा सा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और उसके आगे फिर छोटा आई पीस होता है, ये होता है टेलीस्कोप में, ठीक है। और आपको ये लेंस काफी बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी लाइट गैदर करना जरूरी है उस इमेज के दिखने के लिए, नहीं तो इमेज की इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कुछ दिखेगा ही, ठीक है। अब बहुत बड़ा लेंस बनाना बहुत बड़ी दिक्कत का काम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है बहुत बड़ा लेंस बनाना। कई दिक्कत है, एक तो बनाना उसको बहुत महंगा पड़ता है, और बना भी लिया तो उसको होल्ड करके रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप केवल साइड से होल्ड कर सकते हैं, कॉर्नर्स पे उसको, ठीक है ना। तो इसलिए धीरे धीरे टेलीस्कोप को रिप्लेस कर दिया, उस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को इस रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप ने रिप्लेस कर दिया। इसमें क्या होता है कि आप बहुत बड़ा एक पैराबोलिक मिरर यूज करते हो, ठीक है ना। अब आपके प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको स्फेरिकल मिरर मान सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। बट स्फेरिकल मिरर की जगह भी पैराबोलिक मिरर यूज करने लग गए, क्यों? क्योंकि स्फेरिकल मिरर में दिक्कत होती है स्फेरिकल एब्रेशन की। पता है आपको स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है? कुछ ध्यान किसी को? पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वायलेशन। हाँ, कि आपका जो मार्जिनल और पैराक्सियल होती है अलग अलग जगह फोकस करती है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल मिरर की दिक्कत है बेटा, पैराबोलिक मिरर में ये दिक्कत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है पैराबोला, तो उसका एक फोकस पॉइंट होता है ना, पैराबोला का जो फोकस होता है, कहीं से भी रे आए, कहीं से भी कैसी भी रे, वो सारी वहीं फोकस करे, ठीक है। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टीज में आप जरूर पढ़ते हैं मैथ में, ठीक है। कहीं से भी रेज आए, सारी क्या करती है, एक ही उसके पैराबोला का जो फोकस है उसी पर फोकस करेंगे। तो इसलिए उसमें भी स्फेरिकल मिरर को हटा के जब आपने ये रिप्लेस किया, ठीक है, तो आपकी वो वाली स्फेरिकल एब्रेशन भी रिमूव हो गया, ठीक है। और बाकी ये लेंस के साथ दिक्कतें थी कि इतने बड़े लेंस को होल्ड करना मुश्किल था। मिरर कितना भी बड़ा बनाओ आराम से होल्ड कर सकते हो, पूरा बैक साइड से होल्ड हो जाता है, ठीक है। और मिरर बनाना भी बड़ा लेंस के कंपैरिजन में आसान रहता है, ठीक है। तो आजकल ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बहुत यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर जो क्रोमेटिक एब्रेशन होता है लेंस में, मिरर में वो भी नहीं होता, ठीक है। तो लेंस में जो क्रोमेटिक एब्रेशन था वो भी मिरर ने रिमूव कर दिया। स्फेरिकल की जगह आप पैराबोलिक मिरर यूज कर लो तो स्फेरिकल एब्रेशन भी रिमूव हो जाएगा, तो फिर हम ये वाली टेलीस्कोप क्यों नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज होने लग गई है। तो आपसे बिल्कुल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी और मेंस में भी, टू एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्या है। तो पहले मैंने डिसएडवांटेजेस बताए रिफ्रैक्टिंग टाइप के। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव लार्जर डायमीटर। वो बताया कि ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर करनी, क्योंकि बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने हैं, ठीक है। दिस बिग लेंसेज these big lenses become very heavy and are difficult to support। इनको हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट है बड़े लेंसेज की, ठीक है। विद साइज ऑफ द लेंस क्रोमेटिक एब्रेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जितना बड़ा साइज होता जाता है उतना क्रोमेटिक एब्रेशन भी बढ़ता जाता है। तो ये दिक्कतें हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसके ऊपर एडवांटेजेस क्या है रिफ्लेक्टिंग टाइप के? देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन इन द मिरर, ये बात क्लियर है सबको? क्रोमेटिक एब्रेशन का मीनिंग क्लियर है तो फिर ये भी क्लियर हो कि देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन इन द मिरर्स, ठीक है। तो मिरर का एडवांटेज तो ये भी है। और दूसरा क्या है, टू सपोर्ट द बिग मिरर इज मच इजियर देन टू सपोर्ट ए बिग लेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी दो एडवांटेज या दो डिसएडवांटेजेस पूछ सकता है, या मिक्स पूछ सकता है, बताओ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्यों प्रिफर कर रहे हैं रिफ्रैक्टिंग की जगह, कोई दो रीजन बताओ। तो यही वो रीजन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी आ सकता है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, कभी पूछा जाए आपसे। अब जो इसने नहीं पढ़ी होगी टेलीस्कोप, वो इतना सिंपल क्वेश्चन भी छोड़ देता है। बाकी है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, कैसीग्रेन टेलीस्कोप यूजेस द टू मिरर शोन इन द फिगर। Such a telescope is built with the mirrors 20 mm apart। दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस 20 mm बता रखी।
If radius of curvature of large mirror is 220 mm and that of small mirror is 140 mm, तो उनके आपको क्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दोनों की दे दी है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी बी फॉर्म। तो इसमें होता क्या है बेटा, कैसीग्रेन टेलीस्कोप में एक मिरर ये रहा, इससे इमेज बनती है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और फिर उस इमेज को आप देख लो। ठीक है ना, एक आपके क्या होता है, कॉनकेव मिरर है और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इससे जो इमेज बनती है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है। ठीक है, और उसको आप देख लेते हाँ? हैं। हाँ बताइए बेटा। कॉनकेव मिरर की इमेज वर्चुअल बनती है क्या? कॉनकेव इमेज की वर्चुअल, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो क्या वर्चुअल इमेज बनती है क्या कॉनकेव मिरर की? नहीं सर, फोकस भी बननी चाहिए। तो बस फिर सर इन्वर्टेड नहीं होगी? इन्वर्टेड होने दो, इन्वर्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्वर्टेड तो फाइनली दिखेगी। तो अपनी सारी अभी तक इन्वर्टेड ही तो थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी इन्वर्टेड थी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी इन्वर्टेड है, तो उससे क्या फर्क पड़ा बताओ? Yes, सर sir. एक बार फर्स्ट पेज शो कर। ये वाला? हाँ सर, बस सर ये एडवांटेज है। नमन, आवाज कट गई आपकी। सर ये एडवांटेजेस दिखा दो। एडवांटेजेस, आप क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? नहीं सर, एक बार एक पॉइंट देख। हाँ देखो, नो एडवांटेजेस ये हैं कि नो क्रोमेटिक एब्रेशन और बिग मिरर को सपोर्ट करना ही। ठीक है, तो छोटा वाला मिरर बड़े वाले मिरर के फोकस से पहले रखा जाना चाहिए ना? हाँ वही हो रहा है, देखो आप क्वेश्चन देखो, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपकी 20 mm अपार्ट है। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220 mm and that of the small mirror is 140 mm, where will the final image of an object at infinity be formed? तो यही रखा गया, देख लो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 22/2 हो गई इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से किस पे जाएगा, 110 पे जाएगा। मतलब अगर ये नाम नहीं लेता तो हर कोई कर देता है, नाम लेने से आधे बच्चे नहीं करेंगे, पढ़ के नहीं जाते ना टेलीस्कोप, और ये तो सुना ही नहीं होता है कौन सी टेलीस्कोप है, आधे तो इसलिए छोड़ दे। ठीक है, तो है कोई सी टेलीस्कोप नहीं है, बिल्कुल सिंपल, दो लेंस से इमेज बनानी है आपको। पहले इंफिनिटी से आ रही थी इमेज, कहाँ बनेगी, 110 पे बनेगी। अब वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा 110 माइनस माइनस 20 90 90 mm 90। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हाँ तो इसके लिए हो जाएगा u हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया, माइनस क्यों लिखा, ये प्लस ही रहेगा, इधर से रेज आ रही, हाँ, इसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। कैलकुलेशन में प्लस ही लिया था। हाँ तो ये 1/90 कर लो आप इसको, ये सही है। ठीक है, 1/v प्लस 1/90, ये भी प्लस होना चाहिए आपको, यहाँ पे सही लिया है, 1/70। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा आपका, 355 mm आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 315 mm पे इमेज बनेगी फाइनल, वही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने आप मान लेना है कि स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, और स्फेरिकल मिरर के फार्मूले लगा देना। इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आएगी आपको, फोकल, अब ये कंबाइंड प्रॉब्लम्स हैं सारे जो आपने कल पढ़ी थी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग का तो मैंने यही करा दिया, एक ही क्वेश्चन था रिफ्लेक्टिंग के ऊपर, बट माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अगर आपको उनकी बेसिक प्रोसेस पता है तो फिर गलती नहीं हो सकती। देखिए